नमस्कार। आज मैं निधि खेतान आप सबका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। दोस्तों, आज हम यहाँ पे गृह विज्ञान का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे। किसका? गर्भावस्था में पोषण। अब ये वह अवस्था है जब ये विशेष अवस्था कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटे समय के लिए अवस्था होती है। इस समय हम नए जीवन को एक चालू कर रहे होते हैं, एक नए जीवन का बीज का रोपण हो रहा होता है। तो अगर जब नए जीवन का रोपण हो रहा है, नया जीवन शुरू हो रहा है, तो ये वह अवस्था है जब हमें इस पे विशिष्ट ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके अंतर्गत हम इसकी विशिष्ट आवश्यकताएं, परेशानियों, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो आओ दोस्तों, हम अध्ययन करते हैं विशिष्ट अवस्था में पोषण, जिसके अंतर्गत हम करेंगे गर्भावस्था। गर्भावस्था कौन सी अवस्था होती है? गर्भावस्था वह अवस्था होती है जब आपके शरीर में भ्रूण अपना स्थान बना लेता है और अपनी जगह बना के अपना ग्रोथ करना शुरू कर देता है। ये अवस्था होती है 280 दिन की, या 9 महीने 7 दिन की, या होती है 40 सप्ताह। ये आपको लिखा हुआ है, किसी भी तरह आप मान सकते हैं। ये अस्थायी विशिष्ट अवस्था है जिसके अंतर्गत हमें विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारी भोजन संबंधी आवश्यकताएं बदल जाती है, हमारी पौष्टिक आवश्यकताएं भी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे इस अवस्था को विशिष्ट कहा गया है, वैसे ही हमारी ज़रूरतें भी विशिष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम एक नए जीवन का ध्यान दे रहे हैं, एक नए जीवन की तैयारी कर रहे हैं। गर्भकालीन वह अवस्था है जब किसी महिला के गर्भाशय में भ्रूण स्थापित हो जाता है। वो भ्रूण एक छोटे से कोशिका से लेके पूर्ण शरीर का रूप, पूर्ण जीवन का रूप ले रहा है। वो काल होता है 280 दिन, 9 महीने 7 दिन या 40 हफ्ते। तो वो समय होता है जब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हमने पिछले पाठों में पढ़ा था कि हर एक अवस्था आने वाली अवस्था के लिए पहला पायदान या नींव होती है। तो ये तो जीवन काल की पहली नींव है। अगर इस समय पूर्ण पौष्टिक भोजन या पूर्ण पोषण नहीं दिया गया तो हमारा जो गर्भकाल है वो कुपोषित हो जाएगा, और जीवन पर्यंत अगर हम कुपोषण से शुरू करेंगे तो इस चीज़ से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इस अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, अपितु ना कि सिर्फ गर्भावस्था उस भ्रूण के लिए, उस शिशु के लिए, अपितु महिला के लिए भी। कहा जाता है गर्भावस्था या प्रसव के दौरान महिला का दूसरा जन्म होता है। तो जब ये कहा गया है कि महिला का दूसरा जन्म होता है, इसका मतलब ये कितनी ही महत्वपूर्ण अवस्था होगी। तो आओ दोस्तों, इसका अध्ययन करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ये एक निषेचित अंडा कोशिका होती है जो एक भ्रूण के रूप में परिवर्तित और वृद्धि विकास करते हुए हो जाती है। सामान्यतः जब प्रसव होता है वह बच्चा 3.2 किलोग्राम के लगभग होता है। ये हमने शैश अवस्था में भी पढ़ा था कि आज की स्टडीज़ के अनुसार आज हमारे लिए साधारण नॉर्मल वेट का बच्चा 3.2 किलोग्राम का होता है, जो कि पहले पुरानी किताबों में आपको 2.5 मिलेगा। तो उसको चेंज करके 3.2 किलोग्राम कर लीजिएगा, जो कि नॉर्मल बच्चे का वजन माना जाता है। एक कोशिका से पूर्ण परिपक्व शिशु विकसित होने का अंतराल गर्भ अवस्था कहलाता है। एक कोशिका से पूर्ण परिपक्व शिशु विकसित होने का अंतराल गर्भ अवस्था कहलाता है। ये अवस्था 280 दिन, 9 महीने 7 दिन के समय के कहलाती है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम किस दिन से ये कैलकुलेट करेंगे कि 280 दिन कह लिया आपने, 9 महीने 7 दिन बहुत बार रिपीट कर लिया, तो कैलकुलेट कहाँ से होगा? जब आपका पहला महीना, पहला ऋतुस्राव स्किप होता है, नहीं आता, तब आप इसका गर्भकालीन का टेस्ट करते हो। जब वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आखिरी महीने का ऋतुस्राव से लेकर 280 दिन कैलकुलेट करे जाते हैं और वो डिलीवरी डेट दी जाती है। ठीक है, अगर आपका सपोज मान लो
17 दिसंबर आखिरी बार आपका ऋतुस्राव आया था, तो इस बार करीबन करीबन आपका आ जाना चाहिए 15 जनवरी के आसपास। तो अगर आपका 15 जनवरी तक नहीं आता तो आप 20 जनवरी तक वेट करके और आप गर्भ का टेस्ट करते हैं, टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपका कैलकुलेशन 17 दिसंबर से शुरू होगा इन चीज़ों के लिए, ना कि 17 जनवरी से, क्योंकि 17 दिसंबर से 15 जनवरी तक तो आपका 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है, 28 दिन हो चुके हैं, तो ये कैलकुलेशन यहाँ से शुरू होगा। तो गर्भकालीन का होने का मतलब है आपका ऋतुस्राव रुक जाना। लेकिन आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी, किसी ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है जिनको हम एक्सेप्शनल केस कहते हैं कि उनके महीने के ऋतुस्राव चलते रहते हैं और वो पीछे से गर्भवती भी हो जाती हैं। ये लाखों में एक के लिए होता है। ये गर्भ अवस्था के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि कभी कभी इस अंतराल में आपका अबॉर्शन भी हो जाता है और आपको पता नहीं चल पाता। सामान्यतः स्थिति में गर्भ अवस्था में आपको ऋतुस्राव नहीं आता, तो जब पहला आपका ऋतुस्राव मिस होता है उसको आप टेस्ट करके कहते हैं कि गर्भावस्था या विशिष्ट अवस्था शुरू हो चुकी है। आइए आगे देखते हैं। गर्भकालीन अवस्था 9 महीने 7 दिन की होती है। इस समय मुख्यतः इस अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे हम इनकी डेवलपमेंट पढ़ सके, इनकी ज़रूरतें पढ़ सके और इनकी पौष्टिक संबंधी आवश्यकताओं को जान सकें। क्यों? क्योंकि ये तीनों अवस्था भिन्न होती है, हर अवस्था में ज़रूरतें भी भिन्न होती है। आइए देखिए इसका क्या है। पहला अवस्था है डिंबा अवस्था। ये होता है गर्भ धारण से 2 सप्ताह तक। तो ये सामान्यतः सामान्य लोगों को नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि हमें गर्भ धारण का तब पता चलता है जब हमारा पहला ऋतुस्राव नहीं आता। इस समय हमारा निषेचन हो चुका होता है और जो एक कोशिका है वो डिवीजन शुरू करके करीबन ऐसे रूप में आ जाती है 2 सप्ताह बाद। और निषेचन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब में जब मिल जाता है, इस तरह से आपकी ओवरी होती है और यहाँ पे आपकी फेलोपियन ट्यूब होती है। तो ये यहाँ पे आपका मिलन होता है। ये मिलन होते होते ये यहाँ से आ रहा होता है। जब ये आ रहा है 2 सप्ताह के अंदर, तब तक ये स्थिति में आ चुका होता है, एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर बन चुका होता है। 2 सप्ताह के अंदर आते आते फिर ये यहाँ की वॉल से अड़ के और इस तरह से अपने आप को अटैच कर लेता है, जिसे हम नाल या अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। फिर आता है भ्रूण अवस्था। डिंबा अवस्था से 15 दिन से 2 महीने तक ये हमें पता चल जाती है। इस समय इस अवस्था में हम आ चुके होते हैं, हमारा मिड ब्रेन बन चुका होता है, पीछे का ब्रेन, फोर ब्रेन, मतलब हमारी जो कोशिकाएं हैं इनका बाइफर्केशन होके स्पेशलाइजेशन होना शुरू हो जाता है और कुछ कुछ भ्रूण एक शिशु का स्ट्रक्चर लेना शुरू कर देता है और ये वो नाल होती है जिससे आप यहाँ पे अटैच होते हो। फिर आता है गर्भावस्था, शिशु अवस्था। 3रे माह के प्रारंभ से शिशु जन्म तक ये वो अवस्था है जब आपका पूर्ण रूप से शिशु विकसित होके आपके शरीर में स्थापित होता है प्रसव के पहले तक। प्रसव के बाद तो वो शिशु कहलाता है, लेकिन उसके पहले तक गर्भ अवस्था शिशु अवस्था कहलाती है। इसके आगे देखते हैं। गर्भकालीन अवस्था में माता के शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन बाह्य होते हैं और बहुत सारे परिवर्तन आंतरिक होते हैं, क्योंकि जो शिशु का डेवलपमेंट हो रहा है वो गर्भकालीन या गर्भावस्था के अंतर्गत एक महिला के पेट के अंदर हो रहा है, गर्भाशय के अंदर हो रहा है। तो जितने भी परिवर्तन अधिकतर होते हैं वो आंतरिक होते हैं, लेकिन बहुत सारे परिवर्तन बाह्य भी होते हैं जिनकी संक्षिप्त विवरण किया जाता है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। गर्भावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन। अब हमने कहा परिवर्तन 2 तरह के होते हैं, बाह्य और आंतरिक, तो हम यहाँ पे संक्षिप्त में दोनों ही पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के शरीर संरचना या कार्य प्रणाली में विविध परिवर्तन देखे गए हैं, जिनके साथ उसे सामंजस्य बिठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आपके शरीर के अंदर
एक और जान पनप रही है, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे बदलाव होते हैं। पहले 3 महीने में या जैसे ही उसका निषेचन होता है या भ्रूण का आपकी गर्भाशय से अटैचमेंट होता है, तब तक आपको उल्टियाँ होनी शुरू हो जाती है या जी मिचलाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके आंतरिक बदलाव बहुत स्पीड से हो रहे हैं। उसको पोषण देने के लिए बहुत सारे आंतरिक बदलाव हो रहे होते हैं। उसके शरीर का बाहर पहले 3 माह में 1 से 1.25 किलो से 12.5 किलो पूरे गर्भकाल में बढ़ता है। अब इसको अगर हम डिवाइड करें 3 कैटेगरी में, डिंबावस्था, भ्रूण अवस्था, गर्भावस्था, अगर हम उन कैटेगरी में डिवाइड करें तो पहले चरण में 1 से 1.5 किलो, त्रैमासिक द्वितीय तृतीय चरण में 3 से 5 या 4 से 5 किलो तक बदलाव होता है। वजन में वृद्धि, गर्भस्थ शिशु के वृद्धि व विकास, अपरा का निर्माण जिसमें वो बच्चा बैठा होता है। अगर ये बच्चा है तो ये एक पानीनुमा थैले में बंद होता है, तो इसको अपरा कहते हैं। इसका भी निर्माण होता जाता है। गर्भाशय के बढ़ते आकार, उल्वा कोश तरल, मातृवसा व स्तनों बाहर जो स्तन होते हैं वो भी तैयार होने लग जाते हैं, क्योंकि हमको बच्चे को पैदा होते ही शिशु को स्तनपान कराने की आवश्यकता होती है। तो प्रकृति का नियम है कि अगर नया जीवन आ रहा है तो उसके पोषण की भी तैयारी साथ के साथ शुरू हो जाती है, तो स्तन भार भी बढ़ जाता है। मेद, रक्त आयतन, अन्य शारीरिक तंतुओं एवं कोशिकाएं, तरल पदार्थ वृद्धि आदि कारणों से आंतरिक चेंजेस आते हैं। हमारे आंतरिक ब्लड का वॉल्यूम या मात्रा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब ऑक्सीजन सिर्फ हमें ही नहीं, उस शिशु के लिए भी हमें लेनी होती है। गर्भकाल की अवस्था में जितना भी पोषण शिशु को प्राप्त होता है वो आहार नाल के द्वारा ही होता है। वो अपना निष्कासन और पोषण दोनों ही उसके द्वारा करता है। वो स्वयं ना तो खाता है ना सांस लेता है। जो भी उसके अंदर प्रतिक्रिया या क्रिया हो रही है उसका आधारभूत होता है आहार नाल, जिससे वो अपनी माँ से बिल्कुल अटैच है। तो उसके अंतर्गत उसको माँ को ही सब कुछ खा पी के उस बच्चे को पोषण देना होता है। तो ये माँ का दायित्व होता है कि वो सुपोषित रहे और अच्छा स्वस्थ तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे। गर्भावस्था में वजन एवं शरीर के क्षेत्रफल दोनों में तीव्र गति से वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप गर्भकाल में आहार्य उपपचय 1 से 25% तक बढ़ जाती है। मतलब या तो डबल हो जाएगी, नहीं तो किसी ना अंतर्गत तो बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप अपने लिए ही नहीं, एक और जीवन के लिए उपापचय और पोषण सब कुछ ले रहे हो, तो आपकी दर तो बढ़ना स्वाभाविक होता है। गर्भकाल गर्भाशय का बढ़ता भार मूत्राशय पर भी पड़ता है, जिससे मूत्राशय में संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। गर्भाशय के प्रारंभ के 2-3 महीने में मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया वृद्धि हो जाती है। रक्त की मात्रा में वृद्धि के कारण रक्त में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि रक्त की मात्रा बढ़ गई है। आपका पोषण संबंधी आवश्यकता है, आपको जी मिचला रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा, तो आपकी पोषणिक आवश्यकताएं तो बढ़ जाती है, लेकिन आपका खाना पीना कम हो जाता है। तो ये जो गैप है बीच में, वो आपको पोषणिक आवश्यकताओं की कमी से ग्रसित कर देता है। और गर्भाशय जो सामान्यतः इतना सा होता है, वो बच्चे को लेके पूर्ण रूप से इतना बड़ा हो जाता है कि आपके गर्भ में या आपके पेट में जो भी और अंग हैं, जैसे आपके मूत्राशय हो गया, आपका पेट हो गया, आपकी आंतें हो गई, सबको धक्का दे दे के वो अपनी जगह बनाता जाता है, जिसके कारण हर अंग पे जोर आता है। पेट छोटा हो जाता है, वो इतना सारा खाना एक साथ नहीं खा पाता, आंतें पिचक जाती है तो अवशोषण नहीं हो पाता। जैसे हमने कहा मूत्राशय, उस पर भी जोर पड़ता है। तो जितनी थैली अगर पहले 1 लीटर की होती है, अब वो पाव भर की ही रह जाती है, तो उस पर भी जोर बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो गर्भकालीन शिशु है वो अपनी जगह बना के उसी जगह रहता है। इसी दौरान आपका पेट निकल के बाहर आ जाता है और फूलने भी लग जाता है।
फिर आता है गर्भ अवस्था में कम से कम 12 से 13 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर आपका हीमोग्लोबिन रहना चाहिए, जो कि घट के आपका 7 से 8 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त रह जाता है, जिसके कारण आप रक्ताल्पता से ग्रसित हो जाते हो और रक्ताल्पता के दौरान आप शिशु को भी कुपोषित कर देते हो, क्योंकि गर्भ अवस्था में आपको रक्त और हीमोग्लोबिन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उच्च रक्तचाप हो जाता है, नाड़ी गति में वृद्धि हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन सिर्फ अपने लिए नहीं, बच्चे के लिए भी लेनी है और ज़्यादा रक्त को प्यूरिफाई करके सर्कुलेट करना है, तो उसके लिए आपको सांस जल्दी जल्दी लेनी पड़ती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि गर्भकाल के दौरान शिशु आपके गर्भ में रहता है, वो इतना सा होते होते इतना बड़ा हो जाता है, तो आपके पेट में कहाँ जगह रहेगी? रहेगी क्या? अगर जगह नहीं है तो हर चीज़ को वो धक्का दे दे के अपनी जगह बनाएगा। अगर धक्का दे दे के बनाएगा तो जो फेफड़े पहले इतने फूल पा रहे थे, अब वो इतने से फूल पाएंगे। अब वो इतने से फूल पाएंगे तो उसको जल्दी 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 सांस लेनी पड़ेगी। गुब्बारा को अगर अपन देखें, गुब्बारे को हम इतना बड़ा फुला सकते हैं तो एक बार में बहुत सारी हवा आएगी, लेकिन हम उसको उतना से फुला पाएंगे और बार बार खाली बंद करेंगे तो उसको जल्दी जल्दी भरने की आवश्यकता पड़ जाती है। वही यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। शरीर में ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है। गर्भावस्था में गर्भिणी की नाड़ी संस्थान में परिवर्तन के कारण नींद कम आती है, क्योंकि अंदर इतने बदलाव हो रहे हैं कि उसको नींद में बहुत परेशानी आने लग जाती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, सुस्ती एवं आलस्य। क्यों? क्योंकि जब नींद पूरी नहीं हो रही, पूर्ण आराम नहीं मिल पा रहा, तो उसके जो शारीरिक कार्य है उसमें सुस्ती और आलस्य अपने आप ही आ जाएगा। वो शरीर में स्फूर्ति महसूस नहीं कर पाएगी। अधिक से अधिक विश्राम करना चाहती है। उसकी पीठ व कमर की पेशियों में भी खिंचाव आता है, क्योंकि गर्भाशय में शिशु का वृद्धि हो रहा है। गर्भावस्था के बढ़ने के साथ साथ शरीर में बढ़ते शिशु को स्थान देने व प्रसव के अनुकूलन प्रभाव हो जाते हैं। उधर की पेशियां ढीली व लचीली होकर गर्भाशय की वृद्धि के लिए स्थान बनाती जाती है। इसके दौरान जब आपके उदर की स्टमक की चमड़ी लचीली और ढीली हो जाती है और इतनी खिंच जाती है तो उस पर लंबी लंबी रेखाएं भी बन जाती है। इसमें साधारण सा आपका एग्जाम्पल दूंगी, गुब्बारा है। गुब्बारा अगर हम नया लेते हैं तो बिल्कुल पिचकावा होता है गर्भाशय की तरह। जब हम उसको पूर्ण रूप से फुला देते हैं तो उसमें और उसको निकालते हैं तो देखते हैं ना लंबी लंबी उसमें धारियां बन जाती है। वही एक स्त्री के गर्भाशय के संग भी होता है। उदर त्वचा की प्रदेश की त्वचा में खिंचाव में लंबी लंबी धारियां निशान बन जाते हैं। प्रसव के लिए योनि मार्ग व ग्रीवा की शैल में झिल्ली मोटी हो जाती है, रक्त कोशिकाओं का जाल बढ़ जाता है, त्वचा नीले रंग की हो जाती है और पेशियां ढीली हो जाती है। साथ ही साथ श्रोणि मेखला के जोड़ व स्नायु में ढीले पड़ जाते हैं, जिससे प्रसव के दौरान शिशु को बाहर आने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पहले ये अवस्था है जब हम प्रसव के लिए तैयार कर रहे हैं। आपकी योनि स्थान पे शिशु ने आके अपना सर टिका दिया है। दूसरे स्थान पे ये सब चीज़ें ढीली हो जाती है और शिशु का सर बाहर आने लग जाता है। आखिरी में जब पूरा बच्चा बाहर आ जाता है, ये जो आहार नाल है वो अभी भी माँ के गर्भाशय से जुड़ी हुई रहती है। फिर इस आहार नाल को हम यहाँ से काट के पिन करते हैं और बच्चे के लिए भी नाभि के ऊपर पिन करते हैं। ये जो नाभि पे अड़ी हुई है उसको पिन करते हैं, जैसे खून का बहाव ना हो और खून रुक जाए और दोनों जने जीवन पर्यंत खुश रहें। अगर इसको बंद नहीं करेंगे तो क्योंकि आहार नाल के द्वारा ही बच्चा अपना पूर्ण पोषण ले रहा है तो वो खुला रहेगा, तो बिल्कुल नल की तरह उसका पूरा खून बह जाएगा। फिर आता है पोषण संबंधी समस्याएं। हमने देखा कि विशिष्ट अवस्था है, इसमें विशिष्ट परेशानियां होती हैं या विशिष्ट परिवर्तन होते हैं, तो कुछ पोषण संबंधी समस्याओं का भी हमने इस समय सामना करना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोषण संबंधी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है, आइए देखें। गर्भधारण एक सामान्य एवं स्वाभाविक शारीरिक परिवर्तन है, परंतु इस अवधि में लगभग सभी स्त्रियों को हार्मोनल परिवर्तन के कारण गर्भकालीन समस्याओं का सामना करना
पड़ता है। इसमें होता है प्रातःकालीन वमन, सुबह उठते से ही उसको उल्टी का जी करता है। जैसे ही वो लेट के उठती है तो वो उल्टी करने भाग जाती है। भोजन के प्रति अरुचि, इस समय विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों में बदबू आने लग जाती है, अरुचि हो जाती है। या जो हमने शैशवावस्था में ही नहीं, बाल्यावस्था में पढ़ा था पीका की आदत, वो भी इसमें उत्पन्न हो जाती है। मैंने उस समय भी कहा था कि ये अवस्था पिका की बाल्यावस्था या गर्भावस्था के दौरान पाई जाती है। पाचन संबंधी परेशानी क्यों? क्योंकि आपका उदर आते सब दबी हुई होती है। रक्ताल्पता क्यों? क्योंकि खून में वृद्धि हो गई है और पोषण में कमी हो रही है। उच्च रक्तचाप क्यों? क्योंकि सारी शिराएं दबी हुई है तो उनमें उतना भाव नहीं हो रहा, तो रक्तचाप ऊंचा हो जाता है। शारीरिक सूजन, पैरों में बाइटें आना आदि समस्याओं के कारण गर्भवती स्त्री असुविधा एवं बेचैनी महसूस करती है। अतः गर्भ अवस्था के दौरान गर्भवती स्त्री को विशेष देखभाल एवं परिचर्या की आवश्यकता होती है, नर्सिंग की आवश्यकता होती है, जो उसको काउंसल करे, उसको सांत्वना दे, उसको इन चीज़ों को समझाए और आगे मोटिवेट करे कि नहीं, हमें खाना है, हमें उससे पीछे नहीं हटना, अपितु चाहे कितनी भी हमें परेशानियां हो रही हो। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप अपने स्वयं के लिए ही भोजन या पोषक तत्व नहीं ले रहे, अपितु जो जीवन आपके अंदर पनप रहा है, जिसका आधारभूत आप हो, उसके लिए भी आपको आहार को अवशोषण करने की आवश्यकता होती है। इन कष्टों को दूर करने के लिए गृहिणी को, गर्भिणी को आहार विशेष का ध्यान देना चाहिए। धैर्यपूर्वक शारीरिक परिवर्तनों में समन्वय करना चाहिए। कुशल चिकित्सक के संरक्षण में नियमित जांच करवानी चाहिए। शारीरिक कष्टों के चलते कोई जटिल समस्या उत्पन्न ना हो, इसलिए लगातार चिकित्सक का परामर्श लेता रहना चाहिए। शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को रोका जा सके, इसलिए गर्भावस्था में उत्पन्न होने वाली पोषण संबंधी समस्याएं निम्नलिखित है। पहली है आपकी जी मिचलाना या प्रातःकालीन वमन। जब आपके शरीर में भ्रूण अवस्था होती है, जब फर्स्ट 2 वीक्स की अवस्था या आपकी निषेचन और भ्रूण अवस्था होती है, पहले 3 महीने तक आपको सुबह उठते ही सामान्यतः उल्टी का जी करता है और दिन भर आपको जी मिचलाता रहता है, उल्टी का जी करता है, आपको कुछ खाने का मन नहीं करता। ये सामान्यतः 3 महीने बाद अपने आप सही हो जाती है। अगर 3 महीने बाद अपने आप सही ना हो तो आप अच्छे कुशल चिकित्सक को दिखा के इसके लिए दवा ले सकते हैं या इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये पूरे 9 महीने चली तो आप पूर्ण रूप से पोषित नहीं हो पाएंगे और कुपोषित बच्चे को जन्म देंगे। अब 3 महीने में भी अगर ये जी मिचलाना या प्रातःवमन की परेशानी है तो इसका इलाज या समाधान क्या है? इसका इलाज और समाधान ये है कि हम सुबह उठते से ही कुछ ठोस खाकर खड़े हों, एकदम से खड़े ना हो। पहले तो सीधे खड़े ना हो, करवट लें, फिर खड़े हों और सुबह उठते टोस्ट, बिस्किट, बादाम, मखाने, कुछ भी ऐसी ठोस चीज खाएं, 5 मिनट लेटें, पानी पिए, फिर खड़े होंगे तो आपको उल्टियों में कमी आएगी, प्रातःवमन नहीं होगा। और दिन भर शिकंजी का सेवन करें, जैसे आपके अंदर निरंतर ताकत बनी रहेगी। पाचन संबंधी परेशानियां, पाचन संबंधी परेशानियां वह होती है जब, जैसे कि मैंने कहा, एक गुब्बारा, जब नया गुब्बारा होता है उतना सा हमारा गर्भाशय होता है और जब वो गुब्बारा फूल जाता है तो कितनी सारी जगह लेता है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जब गर्भाशय इतनी जगह ले लेता है तो बाकी सारे अंगों को दबा देता है, खसका देता है, इधर खसको, उधर खसको, इधर खसको, तो जो सामान्य जगह उनकी होती है वो नहीं मिल पाती। अगर हम इस तरह से समझें कि एक थैला है, उसमें हमने बहुत सारा सामान रख रखा है, उसमें गुब्बारा बिना फुलाए हुआ रख रखा है, कितनी सी जगह लेगा, और उसी सामान के अंदर हम उस गुब्बारे को फुला के अंदर रख दें तो क्या होगा? सारे सामान पिचकते चले जाएंगे। तो गर्भाशय के बढ़ते आकार की वजह से अमाशय पर भी दबाव पड़ता है। इस अवस्था में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण अधिक हो जाता है। इस हार्मोन की अधिकता से पेशियां मुलायम हो जाती, ढीली हो जाती है। इसके प्रभाव से आहार नाल की पेशियों में भी शीतलता आ जाती है। तो जिस
दर से उसका पहले भोजन का अवशोषण हो रहा होता है वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसमें शीतलता आ चुकी है। आंतों की क्रमाकुंचन दर कम होने के कारण भोजन आगे की ओर अग्रसित नहीं हो पाता और आमाशय में 4 से 48 घंटे तक बिना पचा भोजन पड़ा रहता है, जिसके कारण खट्टी डकारें या खाने का वापस मुंह की तरफ आना भी हो जाता है। कई बार अम्लीय भोजन आमाशय की आहार नालिका में पहुंच जाता है। बड़ी आंतों में जल की पुनर्वश शोषण की दर भी बढ़ जाती है, जिससे मल सूख जाता है। क्यों? क्योंकि हम इतना सारा पानी तो पी नहीं पाते, तो जितना पौष्टिक तत्व हमारी आहार नाल वापस सोख सकती है वो सोखती जाती है, जिसके अंतर्गत मल सूखा हो जाता है, क्योंकि जगह तो आगे है नहीं, सब चीज़ दबी पड़ी है। उत्सर्जन में भी कठिनाइयां बढ़ जाती है तथा कब्ज की शिकायत होने लग जाती है। यहाँ कब्ज की शिकायत को मिटाने के लिए अगर हमको पूर्व अध्याय का अध्ययन किया हो, याद हो, तो दोस्तों इसका जवाब दें, कोशिश करें और इसका जवाब लिखें। हाँ, बिल्कुल सही, इसका जवाब होता है हमारे भोजन में रेशा युक्त भोजन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, जैसे कि हमें इस कब्ज का सामना ना करना पड़े। क्योंकि कब्ज के होने से और मल सूख जाने से हमको पाइल्स या शिराएं फटने का भी भय होता है और वहाँ से भी खून का निष्कासन होने का डर हो जाता है, जो कि परेशानियों को और बड़ा कर देती है, मुश्किल में डाल देती है। क्योंकि अगर पहले ही आपको खून की कमी हो रही है और आपका खून बहेगा तो और खून की कमी हो जाएगी। पाचन संबंधी इन परेशानियों से निपटने के लिए आहार व्यवस्था में निम्न परिवर्तन करने चाहिए। एक बार भरपेट भोजन ना करके 5 से 6 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करें। भोजन को प्राकृतिक रोचक तरीकों से ही प्रस्तुत करें और लें। ये देखो, एक आपको बना रखा है घड़ी के नुमा कि अगर 3 बजे खाया, 4 बजे ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके थोड़ा थोड़ा भोजन हर घंटे 2 घंटे में खाना चाहिए, जो छोटा छोटा हो, जैसे आप खा सके, पचा सके, रुचिपूर्ण हो और आपका जो आमाशय छोटा हो चुका है वो भी इसको परिपूर्ण रूप से ले सके। पर्याप्त मात्रा में जल एवं तरल पेय पदार्थ आदि लेवे, जिससे पानी की कमी ना हो। आहार एवं शौच के समय में नियमितता बनाए। शौच जाने से पूर्व गुनगुने पानी में नींबू का रस डाल के पीवे। सुबह शाम खुली हवा में टहले व हल्का व्यायाम करें, जैसे आप हष्ट पुष्ट रहें और आपकी शरीर पूरा क्रियान्वित रहे और आपको सुस्ती और आलस्य ना महसूस हो और बच्चे को भी खुली हवा में अच्छी ऑक्सीजन की प्राप्ति हो सके। आइए, रक्ताल्पता, उच्च रक्तचाप एवं सूजन, ये आपकी तीसरी परेशानी हो गई। रक्ताल्पता गर्भावस्था में शारीरिक वजन के बढ़ने के कारण आपका तीसरा बिंदु है रक्ताल्पता, उच्च रक्तचाप एवं सूजन। गर्भावस्था में शारीरिक वजन की वृद्धि के साथ साथ आपके खून की मात्रा, तरलता भी बढ़ जाती है, किंतु उसके साथ हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बढ़ती। तो सामान्यतः जो आपका हीमोग्लोबिन 12 से 14 मिलीग्राम प्रति 100 ml खून, वो आपका घट के 7 से 8 ग्राम प्रति 100 ml रक्त ही रह जाता है, जिसके कारण आपको रक्ताल्पता का अभाव या रक्ताल्पता से ग्रसित होना पड़ता है। ऐसे में हीमोग्लोबिन स्तर का ध्यान दें और लौह तत्व से युक्त भोजन का सेवन कराएं, जैसे उनको रक्ताल्पता से ग्रसित ना होना पड़े। रक्त की मात्रा में वृद्धि होने के कारण हृदय पर अधिक रक्त परिवहन का कार्य बढ़ जाता है। गर्भाशय के बढ़ते भार से शिराओं पर दबाव बढ़ जाता है तथा शरीर के निचले हिस्सों में, ये देखिए टांगे हैं, इनमें पैरों में रक्त परिवहन अवरोध हो जाता है। ऐसे में शिराओं से तरल द्रव्य बाहर निकल के अंतर कोशिकाओं, स्थलों एवं ऊतकों में एकत्रित हो जाता है, जिससे सूजन हो जाती है। रक्तचाप अधिक होने पर चिकित्सीय परामर्श लेना अत्यधिक आवश्यक है, अन्यथा आपका पैर नीला पड़ने लग जाएगा खून की कमी के कारण। रक्ताल्पता से निपटने के लिए लौह तत्व भरपूर भोज्य पदार्थों का नियमित सेवन करें। चिकित्सक द्वारा दी गई लौह तत्व और फॉलिक एसिड की दवाइयों को नियमित रूप से सेवन करें व उच्च रक्तचाप एवं सूजन की स्थिति में कम नमक व का प्रयोग करें। ये सब आपका
लोह तत्व और फॉलिक एसिड युक्त भोजन है। आपका ये हो गई चौलाई, मेथी, बथुआ, एस्पेरेगस, बादाम, छोला, ब्रोकली, ये सब सब्जियां हैं। गुड़, जो पोहा, जो सब लोह तत्व से युक्त होती हैं। दोस्तों, इस जगह मैंने एक वर्ड बोला है, पोहा। हाँ, बिल्कुल सही सुना, पोहा बहुत अच्छा लोह तत्व युक्त है। क्यों? क्योंकि उसकी बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत उसमें लोहा आ जाता है। फिर आता है पैरों में बाइंटे। जब हमारे पैरों में बाइटे आते हैं, शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाने के कारण ये पैरों में बाइटे आते हैं, या किसी प्रकार से खनिज लवण की कमी के कारण हमारे पैरों में बाइटे आने शुरू हो जाते हैं, जिससे महिला को प्रतिदिन भोजन में कैल्शियम युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। जैसे केला हो गया, आपका दूध हो गया, आपकी पत्ता गोभी हो गई, चीज़ हो गई, मटर हो गई, ये सभी आपके कैल्शियम युक्त भोज्य पदार्थ हैं जो हमारे खाने में हमको सम्मिलित करने चाहिए, जैसे कि हम इन बाइटों से ग्रसित ना हो। फिर अब आपका आता है पोषण संबंधी आवश्यकताएं। हमने अभी तक पढ़ा पोषण संबंधी परेशानियां, प्रातःवमन, रक्ताल्पता, शरीर में सूजन, पैर में बाइटे। इन सबको पढ़ने के बाद अब हमारे को पढ़ना है कि पोषण संबंधी हमारी कौन कौन सी आवश्यकता है, जिनको हमें ध्यान में रखते हुए उन सभी पोषणिक आवश्यकताओं को हमारे भोजन में सम्मिलित करना चाहिए, जैसे हम खुद भी हष्ट पुष्ट रहें और एक बहुत ही खूबसूरत हष्ट पुष्ट जीवन को शुरू करें। आइए देखें, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ शरीर को, शिशु को जन्म देती है। गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास गर्भवती महिला के शारीरिक स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर निर्भर करती है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याएं कम से कम हो, इसके लिए आवश्यक है कि गर्भवती महिला बिल्कुल पौष्टिक आहार का समायोजन करते हुए उसका ले, जैसे शिशु के पोषण एवं स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े और दोनों सुपोषित रह सके। गर्भवती महिला के लिए पौष्टिक तत्वों की दैनिक मात्रा की अनुशंसा अतिरिक्त आवश्यकताओं के रूप में की गई है। पौष्टिक तत्वों की अतिरिक्त मात्राओं को सामान्य महिला की दैनिक मात्रा में प्लस कर दिया गया है। जैसे हमने पहले वाले वयस्क अवस्था में पढ़ा था, कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, सामान्य क्रियाशील महिला को लेके वो जो भी आपका कार्य कर रही है वो अपने विशिष्ट अवस्था के अंतर्गत करती रहे, और गर्भावस्था के दौरान जो आपको अधिक आवश्यकता है वो उसमें एडिशन करके, जैसे अगर 2000 किलो कैलोरी चाहिए आपको सामान्यता, तो गर्भावस्था में प्लस 300 कर देंगे। चाहिए 2000 हो, चाहिए 1800 हो, चाहिए 2400 हो, जो भी हो उसमें प्लस 300 गर्भावस्था के लिए हम कर देंगे। देखिए, ऊर्जा 1900, 2230, 2850 प्लस 350। हमारा प्रोटीन 55, क्योंकि हमारा वजन हमने जो आधारभूत महिला लिया था उसका 55 लिया था, इसको टोटल कर दिया है बाय 82.2। जब प्लस लगा हुआ है उसमें प्लस करा है, अन्यथा उसको बढ़ा के कर दिया है। प्रत्यक्ष वसा 30 है, कैल्शियम डबल कर दिया है, डिमांड 1200 है। लोह तत्व 35 है, क्योंकि आपकी रक्त की मात्रा बढ़ गई है तो लोह तत्व की मात्रा भी चाहिए। बीटा कैरोटीन 6400, आपका थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, वापस ये तीनों ऊर्जा पे निर्भर करते हैं। पिरिडॉक्सिन, विटामिन सी भी बढ़ा दिया है आपका, आर्य, फॉलेट, B12, मैग्नीशियम और जिंक, सभी की मात्राएं प्रस्तावित आपको प्लस यहाँ पे दी गई है। जो प्लस है वो प्लस लिखी गई है, और जिनको एक साथ बढ़ा दिया गया है कंप्लीट रूप से, उनको एज इट इज लिखा गया है। गर्भावस्था में ऊर्जा की अतिरिक्त आवश्यकता शरीर भार एवं आकार की वृद्धि के कारण होती है। इसके अंतर्गत हमें अनाज और दालों का समावेश ज़्यादा करना चाहिए, जैसे हमें अच्छी ऊर्जा की प्राप्ति हो सके। गर्भवती की एक बार में भरपेट भोजन ग्रहण ना करें और थोड़ी थोड़ी मात्रा में 5 से 6 बार आहार का खाए, जैसे वो आराम से खा सके, पचा सके और उसे उल्टी या वमन ना हो। गर्भवती महिला के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में होने वाली सामान्य टूट फूट और शिशु की वृद्धि और निर्माण के लिए भी होती है, स्वयं के नए ऊतकों एवं तंतुओं के निर्माण के लिए भी होती है। गर्भकाल में वसा बढ़ने जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आहार में वसा के अधिक प्रयोग से गर्भाशय में चर्बी का संग्रहण हो जाता है, मोटापा बढ़ता है और मोटापा बढ़ने से कई बीमारियों का सामना करना
पड़ता है, चाहे वो मधुमेह हो, हृदय रोग हो, कुछ भी हो। वह गर्भस्थ शिशु की अस्थियां एवं दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता अत्यधिक बढ़ जाती है। इसलिए सामान्यतः जो हमें 600 चाहिए वो अब हमें 1200 चाहिए। अगर इसकी कमी होगी तो हमें पैरों में बाइटों का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए गर्भावस्था के दौरान पूर्ण रूप से 9 महीने हमको कैल्शियम युक्त भोजन अच्छे रूप में लेना चाहिए। परिणामतः अगर इस समय हम कैल्शियम की कमी रखेंगे, अगर हम पूर्ण रूप से कैल्शियम नहीं लेंगे, तो दोस्तों एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि शिशु को तो कैल्शियम की आवश्यकता है, आप ऊपर से दे रहे हैं ठीक है, नहीं तो वो आपकी अस्थियों, आपकी दांतों से कैल्शियम खींच लेगा। अगर आपकी अस्थियों और दांतों से कैल्शियम खींच रहा है तो अब आप देख सकते हो कि एक महिला की अस्थियों से अगर कैल्शियम खींचा गया तो वो खोखली हो जाएगी, तो वो अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेशिया से ग्रसित हो जाएगी, जो कि आगे जाके गर्भ अवस्था खत्म होने के बाद भी जीवन पर्यंत उसको परेशान कर सकती है और हड्डियां कमजोर हो जाती है। अब ये वह अवस्था है जब ऑस्टियोमलेशिया हुआ है। हमने बुढ़ापे में कैल्शियम की कमी से एक और बीमारी पड़ी थी, वो थी ऑस्टियोपोरोसिस। तो दोस्तों एक सवाल आता है कि ऑस्टियोपोरोसिस कब होता है और ऑस्टियोमलेशिया कब होता है। तो ये आप ध्यान देंगे, ऑस्टियोमलेशिया महिलाओं में वयस्क अवस्था में गर्भकाल के दौरान होता है। क्यों? क्योंकि उस समय अगर हमें कैल्शियम की मात्रा परिपूर्ण अवस्था में नहीं मिली तो अस्थि मृदुता आ जाती है। उसी के विपरीत ऑस्टियोपोरोसिस वृद्धावस्था में होता है, जब हम अच्छे से परिपूर्ण रूप से कैल्शियम नहीं ले पाते और उसका अवशोषण नहीं कर पाते, तब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। अपितु दोनों का रिजल्ट एक ही है, अस्थियों में कमजोरी और फट से गिरने से फ्रैक्चर होना, लेकिन दोनों ही समय की बीमारियों का नाम अलग है। अगर हम इस समय पूर्ण रूप से कैल्शियम लेंगे और उसका पूर्ण रूप से अवशोषण करेंगे तो हमें इस बीमारी से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा और शिशु भी अच्छा हष्ट पुष्ट और स्ट्रॉन्ग अस्थियों वाला पैदा होगा। गर्भस्थ शिशु के शरीर में रक्त एवं हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लौह तत्व आवश्यकता होती है। यदि माता के आहार में पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं होगा तो शिशु माता के रक्त में से अवशोषित करना शुरू कर देता है, जिसके कारण गर्भवती स्त्री को गंभीर रक्ताल्पता से ग्रसित होना पड़ता है। इस जगह दोस्तों एक बात का बिल्कुल ध्यान दीजिए, वो नया जीवन है, नया बीज रोपण है, उसको जो भी आवश्यकता है या तो आप परिपूर्ण तरीके से पौष्टिक तत्वों के द्वारा आप उसको भोज्य पदार्थों द्वारा दे दीजिए, अन्यथा वो माँ के शरीर से पूर्ण रूप से अवशोषण या खींच लेगा। अब अगर माँ से खींच लेगा तो माँ उससे ग्रसित हो जाएगी उसकी कमी के कारण और गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी। तो हमारे लिए बेहतर है कि हम माँ को पूर्ण रूप से पोषित रखें। अगर हम गांवों में जाएं जहाँ पे 2 बच्चों में गैप नहीं रखा जाता, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करा जाता है, तो उस समय एक माँ का जो अवशोषण हुआ है, जो चीज़ें यूज़ हुई है, उसको वापस रीफिल करने के लिए जितना टाइम चाहिए वो हम नहीं देते। माँ को जितनी पौष्टिक आवश्यकताओं की ज़रूरत है वो हम नहीं देते। तो सामान्यतः सी बात है, ये एक गिलास है तो पहली बार में तो ये पूरा भरा हुआ है तो मैं इसमें से निकाल लूँगी, दूसरी बार ये गिलास ही है लेकिन ये इतना खाली है फिर मैं निकाल लूँगी। तो जो पहली बार निकाला तो मेरे को पूरा मिला तो बच्चा स्वस्थ रहा, माँ भी ठीक है चल गई। दूसरी बार है माँ के पास ही था, उसमें से भी बच्चे ने निकाल लिया तो बच्चे को भी कम मिला, अब माँ के पास तो इतना ही बच गया। फिर बच्चा हुआ तो माँ के पास तो खुद के शरीर के चलाने के लिए इतनी सी चीज़ है तो वो बच्चे को क्या देगी। तो कुपोषित बच्चा और माँ दोनों प्रसव के दौरान मृत्यु दर बढ़ती है और उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि गर्भकालीन के दौरान, गर्भावस्था के दौरान हमें हमारी पौष्टिक आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसीलिए इसको विशिष्ट अवस्था के अंतर्गत हम पढ़ते जा रहे हैं। आइए आगे देखें। गर्भावस्था के अंतिम 3 माह में लोह लवण की मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय प्रसव के दौरान हमारे शरीर से बहुत अधिक
रक्त का बहाव होता है जो हमें रक्ताल्पता से ग्रसित कर देता है। तो इस समय हमें चिकित्सक के द्वारा परामर्श लेके लोह लवण की गोलियां अर्थात टॉनिक लेनी चाहिए। गर्भावस्था में भोजन में फॉलिक अम्ल की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो हमें मेगालोब्लास्टिक रक्ताल्पता से ग्रसित होना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको किशोर अवस्था में ये चीज़ पढ़ाई थी कि रक्ताल्पता 3 प्रकार की होती है और 3 पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण होती है। पहली होती है लौह तत्व की कमी जो सामान्यतः रक्ताल्पता कहलाती है। दूसरी आई फॉलिक अम्ल की कमी से जो कहलाती है मेगालोब्लास्टिक रक्ताल्पता। आगे जाके पढ़ेंगे वो हमको साइनाकोबालामीन के कारण कमी होती है जिसको हम पैरानीशियस अमीनीमिया वो पैरानीशियस रक्ताल्पता भी कहते हैं। थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन की आवश्यकता ऊर्जा पर निर्भर करती है। जैसे ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ेगी इन तीनों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। अगर ये हम परिपूर्ण तरीके से नहीं लेंगे तो उनका उपापचय और अवशोषण पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। गर्भावस्था शिशु की वृद्धि व विकास के लिए विटामिन सी, B12, ए अति आवश्यक है। विटामिन सी कोलेजन का निर्माण करता है। यह कोलेजन शरीर के विभिन्न कोशिकाओं एवं उत्तकों को जोड़ने का कार्य करता है, अन्यथा आपके पैर में बाइटें आने लग जाते हैं और मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। विटामिन B12 साइनाकोबालामीन भी कहलाता है की कमी से पेरिनीशियस रक्ताल्पता से बचाव हेतु आवश्यकता है कि इसके अभाव से गर्भवती माता के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की मात्राएं कम ना हो। विटामिन ए शरीर की वृद्धि एवं आंखों के स्वास्थ्य के लिए चाहिए। विटामिन ए हमें आखिर मिलता कहाँ से है? विटामिन ए हमें पूर्ण रूप से रेड लाइट कलर से मिलता है। रेड लाइट कलर या स्टॉप लाइट कलर आप कह सकते हो। स्टॉप लाइट कलर मतलब जो हमारी ट्रैफिक लाइट कलर्स होती हैं, कौन कौन सी होती है? रेड, ऑरेंज और ग्रीन। तो जो भी फल या सब्जी इन रंग की होती है वो विटामिन ए परिपूर्ण युक्त होती है। आप अपना दिमाग आंख बंद करके किसी भी तरीके से देख लो, कोई भी फल या सब्जी इन 3 रंग का होगा तो विटामिन ए युक्त होगा। तो हमें बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस हमारे को हमारी बुद्धि और विवेक को खोलने की आवश्यकता है। हर चीज़ हमारे आसपास उपलब्ध है। जैसे कि मैंने कहा लौह तत्व की कमी हमारे को पोहे से भी परिपूर्ण हो सकती है, ज़रूरी नहीं है हम रोज अनार ही खाएं। इसी तरह विटामिन ए हमको किसी भी इन रंगों की फल या सब्जी से परिपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो हमारे आसपास सब पौष्टिक तत्व भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, बस हमें हमारी जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आपको जानकारी देने के लिए प्रस्तुत होते हैं और आशा करते हैं कि उसको अच्छे से याद करें और जीवन पर्यंत उसका उपयोग करें। सिर्फ एग्जाम्स के लिए याद करके किताब बंद करके ना छोड़ दें। जिसकी आपूर्ति प्रतिदिन के लिए प्रस्तावित सामान्य मात्राओं से ही हो जाती है। गर्भवती महिला की को पौष्टिक तत्वों के साथ साथ जल एवं तरल पदार्थों की भी अत्यधिक आवश्यकता बढ़ जाती है और वो समय समय पर शिकंजी और नारियल पानी के रूप में लेते रहना चाहिए। आहार व्यवस्था, अब हमने इस समय कौन कौन सी पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं उनके बारे में जान लिया, लेकिन जैसा कि हमने कहा 5 से 6 बार छोटे छोटे मील्स में हमें उसको लेना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हमें आहार व्यवस्था भी पढ़नी पड़ेगी। जैसे एक गर्भकालीन महिला को किसी भी पौष्टिक तत्व की आवश्यकता की कमी ना हो। अब देखिए क्या है, अनाज जो चाहिए हमें सामान्यतः 270, 330, 480, दालें वही चाहिए। दूध बढ़ा दिया है क्योंकि कैल्शियम राइबोफ्लेविन चाहिए। कंदमूल वही चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जी बढ़ा दी जैसे हमें कब्ज का से ग्रसित ना हो और रेशेदार हमको मिलता रहे। अन्य सब्जी फल बढ़ा दिया है, शर्करा वही है, घी और तेल बढ़ा दिया है जैसे हमको पूर्ण रूप से पौष्टिक तत्व मिलती रहे। मांसाहारी लोग 30 ग्राम दाल की बजाय 50 ग्राम अंडा या मांस खा सकते हैं। तालिका के अनुसार आहार आयोजन करने से पूर्व निम्न बातों का अध्ययन करें, ध्यान दें जैसे आपको किसी भी परेशानी से ग्रसित ना होना पड़े। गर्भवती स्त्री गर्भस्थ के किस चरण में है, हमने उसको कितने चरणों में बांटा है, वापस से ध्यान दें, बिल्कुल सही 3 चरण में बांटा है। तो 3 चरणों की आवश्यकताएं भी भिन्न होती है, तो वो किस चरण में है उसका ध्यान दें और उसके अंतर्गत हम आहार आयोजन
करें और उसकी पौष्टिक तत्वों का ध्यान दें। जैसे तीसरे चरण में लोह तत्व की आवश्यकता बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है, दूसरे चरण में कैल्शियम की आवश्यकता अत्यधिक होती है क्योंकि उसका अस्थि निर्माण हो रहा होता है। गर्भवती महिला को सुबह सुबह सोकर उठते समय तरल पदार्थ चाय, कॉफी, दूध आदि पीने के नहीं लेने चाहिए, वरन कुछ ठोस आहार लेना चाहिए, जैसे प्रातःकाल वमन से ग्रसित ना होना पड़े। गर्भवती महिला को एक बार में अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, 5 से 6 बार में थोड़ा थोड़ा अल्पाहार लेते रहना चाहिए। आहार सादा व सात्विक हो, तेज मिर्च मसाले का ना हो। क्यों? क्योंकि हर जगह आहार नाल शीतल हो गई है, आपका गर्भाशय छोटा हो गया है, तो अगर आप तीखा खाएंगे तो आपको जलन हो सकती है। आहार में गैस उत्पादक भोज्य पदार्थ ना लें, जिसके कारण आपको बहुत परेशानी हो जाती है, दिन भर डकारें आती है, जी मिचलाता है। आप गैस किसी को गोभी से, चने से, मूली से, किसी से भी हो सकती है, तो ये चीज़ें ना लें। आहार में रेशा युक्त भोजन करें, चोकर युक्त आटा खाएं, छिलके वाली दाल खाएं, हरे पत्तेदार सब्जी खाएं, फल खाएं, जैसे आप कब्ज से ग्रसित ना हो। भोजन में रोचक पदार्थ जैसे बथुआ, पालक, मेथी, पपीता आदि का सेवन करें। बथुआ, पालक, मेथी ये विटामिन ए युक्त भी हैं और लौह तत्व युक्त भी हैं। मैदा की रोटी, नान या रिफाइंड फ्लावर वाला खाना ना खाएं। क्यों? क्योंकि वो पाचन क्रिया को और विलंब करके आपके पेट में खाने को रखेगा। आहार में प्रचुर मात्रा में तरल पेय पदार्थ हो, नारियल पानी, छाछ, दलिया, नींबू का रस, फलों का रस, लेकिन वो सुबह सुबह ना हो, दिन पर्यंत हो। सुबह सुबह लेंगे तो उठते उल्टी कर देंगे। भोजन में दूध व दूध से बने पदार्थ, हरी पत्तेदार सब्जियां व ताजे फल पर्याप्त मात्रा में हो, जैसे विटामिन और खनिज लवण पूर्ण रूप से आपके शरीर को मिल सके। दैनिक भोजन में अंडा, मांस, मछली आदि को भी स्थान दें। शाकाहारी गर्भिणी के आहार में मिश्रित भोज्य पदार्थ जैसे अनाज दाल, दाल, दूध आदि सम्मिलित करना चाहिए, जैसे पूर्ण कंप्लीट प्रोटीन आपको मिल सके। भोजन में नमक का सेवन अत्यधिक ना करें, क्योंकि आपका रक्तचाप अधिक हो जाता है, सूजन अधिक हो जाती है, इसलिए नमक का प्रयोग कम रखें। रात्रि का भोजन हल्का व सुपाच्य हो, सोने के 2-3 घंटे पहले हो जाए, जैसे पाचन क्रिया अपना शुरू कर सके। चिकित्सक द्वारा दी गई गोलियों का सेवन नियमित रूप से करें। क्यों? क्योंकि वो आपके जो ज़रूरतें आप अपने भोजन से नहीं कर पा रहे, वो उसके द्वारा, गोलियों के द्वारा परिपूर्ण कर रही है, जैसे आप किसी भी कुपोषण या कमी से ग्रसित ना हो। आहार में चाय, कॉफ़ी आदि का उपयोग ना करें। तंबाकू या मादक पेय बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि इसमें कैफीन होती है और ये आपको पूर्ण रूप से तंदुरुस्त नहीं रख पाएगी। कब्ज होने पर रात के सोते समय 2 चम्मच इसबगोल की भूसी अथवा 4 से 5 मुनक्का गुनगुने दूध के साथ लेवें। ये मुनक्का जो है दूध के साथ लेवें, लेकिन इनके बीज ना लेवें। बीज ली तो आपको कब्ज हो जाएगा, और बिना बीज के मुनक्का लिया तो आप कब्ज से मुक्त हो जाएंगे। इस बात का बिल्कुल ध्यान दें और सोने के पहले गर्म दूध पिएं, जैसे अच्छी नींद आई। आशा करती हूँ इस विशिष्ट अवस्था का आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा। जैसे हमने कहा था गर्भावस्था, गर्भावस्था क्या कितने काल की होती है? 9 महीने 7 दिन। ये किन 3 चरणों में विभाजित की गई है? इस 3 चरणों में कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी पोषण संबंधी समस्याएं होती है, जैसे प्रातःकाल वमन, पैरों में बाइटे, रक्ताल्पता, रक्तचाप, इन सब का सामना करना पड़ता है। पोषण संबंधी आवश्यकताएं किस प्रकार भिन्न हो जाती है, उनका आहार आयोजन करते समय किन किन बिंदुओं का हमको ध्यान देना चाहिए, इन सब का अध्ययन करते हुए इस पाठ का हमने गहन अध्ययन किया है। आशा करती हूँ आपको ये पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। इसका अध्ययन करेंगे, याद करेंगे और परीक्षाओं के लिए तो तैयार रहेंगे ही, और अपने जीवन काल में भी इसका उपयोग पूर्ण रूप से करेंगे। जैसे आप जब इस अवस्था में किसी को भी देखें तो एक स्वस्थ तंदुरुस्त बच्चे और माँ को पौष्टिक आहार दे सके और नए जीवन को शुरू कर सके। मैं अगले भाग में इसके प्रश्नोत्तर लेके आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक अध्ययन करते रहिए, याद करते रहिए। नमस्कार।